प्रतिवर्ष कितने तारे जन्म लेते हैं? कितने मरते हैं? हमारी आकाशगंगा में प्रतिवर्ष लगभग 100 तारे जन्म लेते हैं। पिछले कई अरब वर्षों से यह संख्या स्थिर बनी हुई है। इसे गणना करने का तरीका यह है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं और ब्रह्मांड लगभग 10 अरब साल पुराना है। इसलिए प्रतिवर्ष लगभग 100 तारे बनते हैं, शायद 10 से 100 के बीच। मैं के बीच से अगला सवाल। भाई, मुझे अजीब चीजें पसंद हैं। ऐसे सवाल जो भाई से शुरू होते हैं। असल में एक क्वार्क का नाम स्ट्रेंज है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। लेकिन असल में हो क्या रहा है? भौतिकी से नफरत है। ये कोई सवाल नहीं है। हमारे पास अप, डाउन, बॉटम, टॉप, स्ट्रेंज और चार्मर नामक क्वार्क हैं। हम इन्हें सीधे नहीं देख सकते। इनकी कोई तस्वीर नहीं दिखा सकते। ये बस प्रतीकात्मक शब्द हैं। संपूर्ण क्वांटम भौतिकी हमारे रोजमर्रा के अनुभव से परे है, इसलिए इसे समझाने के लिए हम नए शब्द गढ़ते हैं। स्ट्रेंज भी ऐसा ही एक शब्द है। इसका यह मतलब नहीं कि हम इसे समझ नहीं सकते। शब्द से ज्यादा विचार महत्वपूर्ण है। जॉर्डन पूछते हैं, क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि दो बड़े तूफान, एक फैलती हुई जंगल की आग और अब 8.4 तीव्रता का भूकंप सौर ग्रहण के बाद आए? हाँ, यह संयोग ही है। वैसे हर 18 महीने में एक सौर ग्रहण होता है। यदि आप किसी चीज को ग्रहण से जोड़ना चाहें तो कर सकते हैं। लोग सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं। अगला सवाल ए डैगर एपीएम से। अगर डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है और नया स्थान बना रही है, तो क्या हम उस स्थान का उपयोग डार्क एनर्जी बनाने के लिए कर सकते हैं? मुझे नहीं पता। डार्क एनर्जी हमें नहीं फैला रही। हम पहले से ही फैल रहे थे। ये केवल उस विस्तार को तेज कर रही है। प्रमाण बताते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार के दौरान डार्क एनर्जी उत्पन्न नहीं हो रही। इसलिए जवाब शायद नहीं है। लेकिन यदि हम कभी प्रयोगशाला में डार्क एनर्जी को नियंत्रित कर पाए, तो हमें इसके डार्क मैटर से संबंध के बारे में नई चीजें पता चल सकती हैं। ट्विटर पर चार्ल्स विलियम जॉनसन पूछते हैं, अगर हिग्स बोसॉन वास्तविकता का एक अनिवार्य हिस्सा है, तो हमें यह हर जगह क्यों नहीं मिलता? ब्रह्मांड के कुछ मौलिक तत्वों को केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही पाया जा सकता है, जैसे विशेष दबाव, तापमान और ऊर्जा स्तरों पर। हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोटॉन को अनुभव नहीं करते, लेकिन यह हमारे शरीर के परमाणुओं के नाभिक का एक मूल हिस्सा है। विज्ञान का उद्देश्य हमारी इंद्रियों से परे प्रकृति को समझना है। यदि हमारा दिमाग दुनिया को सही तरह से समझ पाता, तो हमें वैज्ञानिक उपकरणों की जरूरत ही नहीं होती। विज्ञान मानवीय पूर्वाग्रह को हटाकर वास्तविकता को उजागर करता है। मरिलिन बेकर पूछती हैं, क्वांटम कण क्या होता है? क्या यह क्वार्क या इलेक्ट्रॉन जैसा होता है? क्वांटम भौतिकी उन सभी चीजों का अध्ययन है जो इस छोटे पैमाने पर मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, न्यूट्रॉन, नाभिक, परमाणु और अणु। हम उनके व्यवहार को क्वांटम भौतिकी के बिना नहीं समझ सकते। अगला सवाल, इन सैकड़ों नए खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स में से कितने रहने योग्य हो सकते हैं? हम अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज कर रहे हैं। कुछ ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में होते हैं, न ज्यादा पास कि पानी वाष्पित हो जाए, न ज्यादा दूर कि वह जम जाए। सैकड़ों ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। हमें अभी तक जीवन नहीं मिला है, लेकिन हमारी खोज जारी है। अन्य कारक जैसे बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह से उत्पन्न ज्वारीय ऊष्मा जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकते हैं, भले ही ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में न हो। सौर ग्रहण पर एक सवाल। नील टायसन सौर ग्रहण के दौरान कहाँ थे? ये एक राज्यीय रहस्य था जब तक ग्रहण नहीं हुआ। मैं 7,200 फीट ऊंचे इडाहो के डेडवुड लुकआउट में था, जहां मैंने पूर्ण सौर ग्रहण देखा। अगला सवाल, क्या ब्रह्मांड किसी और बड़े स्थान में फैल रहा है? क्या इसके विस्तार की कोई सीमा है? हाँ, ब्रह्मांड फैल रहा है। लेकिन अगर यह संपूर्ण स्थान ही है, तो सिद्धांत रूप में यह संभव है कि यह किसी उच्चतर आयाम में फैल रहा हो। आप सैद्धांतिक रूप से ब्रह्मांड से बाहर जाकर इसे देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक अतिरिक्त आयाम की आवश्यकता होगी, जिसे हम अनुभव नहीं कर सकते। हम उन्हीं 3 स्थानिक और एक समय आयाम में सीमित हैं। डॉनी पूछते हैं, अगर एलियंस मौजूद हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं खुद एलियन नहीं हूं? यदि आप किसी अन्य ग्रह पर जाते, तो वहां के जीवों के लिए आप एलियन होते, लेकिन आप शायद एलियन नहीं हैं, क्योंकि आपकी जैव रसायन और डीएनए अन्य सभी मनुष्यों से मेल खाते हैं। यहां तक कि आपका डीएनए यीस्ट, सेब और ओक के पेड़ों से भी मेल खाता है। यह मजबूत प्रमाण है कि आप पृथ्वी के ही निवासी हैं। जैकब वॉरेन पूछते हैं, क्या आप क्वांटम मैकेनिक्स या सापेक्षता सिद्धांत में विश्वास करते हैं? कौन सा बेहतर है? आपको चुनने की जरूरत नहीं है। दोनों मौजूद हैं और काम करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स छोटे पैमाने पर लागू होता है, जबकि सापेक्षता बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण को समझाती है। सापेक्षता की सीमाएं हैं, यह ब्लैक होल के केंद्र को नहीं समझा सकती, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स अब तक हर जगह काम करता है। यह अब तक का सबसे सफल सिद्धांत है। भविष्य में क्वांटम भौतिकी शायद सापेक्षता को भी समाहित कर ले और ब्लैक होल ऑफ प्रारंभिक ब्रह्मांड की व्याख्या करे। ट्विटर पर नेफ्थलीन पूछते हैं, क्या विज्ञान के विकास ने शांति को बढ़ावा दिया है? मुझे लगता है कि विज्ञान ने अधिक शांति और समृद्धि लाई है। जहां समृद्धि होती है, वहां संसाधनों के लिए लड़ने की जरूरत कम होती है।
प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी लड़ाइयों के बावजूद हजारों साल पहले की जनजातीय लड़ाइयों की तुलना में मृत्यु दर कम रही है। विज्ञान समृद्धि और स्वास्थ्य की ओर जाने वाला एक रास्ता है जो अंततः उन कारणों को समाप्त कर सकता है जिनके लिए हम पहले युद्ध लड़ते थे।